इकरा हसन की सीट पर अखिलेश यादव के लिए मुसीबत आन पड़ी है। इकरा हसन जहां से सांसद है यानी कैराना की एक विधानसभा सीट है जहां पर अब अखिलेश यादव के लिए आन बान शान की लड़ाई बन गई है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2022 में इस सीट पर शामली वो विधानसभा सीट है, कैराना के भीतर आती है, कैराना लोकसभा क्षेत्र के भीतर आती है। उस शामली सीट पर 2022 में अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे, तब जाकर वहां पर आरएलडी का उम्मीदवार जीता था। दूसरे नंबर पर थी भारतीय जनता पार्टी, जिससे जीत और हार का मार्जिन मात्र 4000 के आसपास था। ऐसे में इस बार आरएलडी एक तो अलग हो गए हैं, समाजवादी पार्टी से आरएलडी अब बीजेपी के साथ आ गई है। दूसरी जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो ये कि अब इस सीट पर यानी कैराना की सीट पर, शामली सीट पर कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार उतारने की पूरी कोशिश कर रही है। आज हम आपको शामली विधानसभा सीट की पूरी कहानी बताएंगे, यहाँ के जातीय समीकरण को बताएंगे, 2022 विधानसभा चुनाव की गणित को बताएंगे और 2027 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर किसका कैसा प्रभाव रहने वाला है। क्या इस सीट को भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी या फिर इकरा हसन का प्रभाव इस सीट पर कुछ कमाल कर दिखा जाएगा। आज सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, सबसे पहले शुरुआत हम उस पूरे गणित से शुरू करते हैं जो 2022 के विधानसभा चुनाव में होता है या 2022 से निकलकर उठता है। 2022 के विधानसभा चुनाव के जब गणित को हम देखते हैं तो उस समय समाजवादी पार्टी और आरएलडी यानी जयंत चौधरी की पार्टी साथ में मिलकर चुनाव लड़ी थी और जब साथ में चुनाव लड़ी थी तो इस सीट पर 1,03,070 वोट मिले थे इन दोनों दलों को मिलाकर। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे जिनको मिला था 95,963 वोट, यानी कि 5-3-8 के जीत का अंतर था। 8000 जो है वो यहाँ पर हार और जीत का मायने था, यानी 8000 वोटों से सपा और एलडी का गठबंधन जीता था और बीजेपी 8000 वोटों से हार गई थी। तीसरे नंबर पर बसपा थी जिसने 8183 वोट ले गए थे इस सीट पर। अभी हम आपको यहाँ का जातीय समीकरण भी बताएंगे जिसके आधार पर यहाँ पर सपा और आरएलडी का जो गठबंधन था, यहाँ से आरएलडी का उम्मीदवार जीतता है, आने वाले समय में क्या प्रभाव रहने वाला है। लेकिन सबसे मजेदार बात और सबसे कहें कि चर्चा में डालने वाला और इस पर विचार विमर्श करने वाला जो विषय है वो कांग्रेस का वोट है। कांग्रेस को 780 वोट मिले थे शामली में और जो नोटा पे वोट पड़े थे वो 799 थे, यानी कांग्रेस को जितने वोट मिले थे उससे ज्यादा लोगों ने नोटा वाला बटन दबाया था। न सत्ता पक्ष को देते हैं ना विपक्ष को देते हैं, उन्होंने कहा कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। उनकी जनसंख्या थी या उनकी पूरा जो वोट परसेंट था या वोटों का पूरा गणित था वो 799 था। ये मजेदार बात है कि 780 वोट कांग्रेस को मिला और 799 वोट नोटा को मिला। अब इस 780 वोट आने के बावजूद भी कहानी ये निकल कर आ रही है कि इस शामली सीट पर अब कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारना चाह रही है। इसके उतारने की पीछे कहानी ये है कि इस शामली सीट पर कैराना की सीट पर मुस्लिम मतदाता लगभग 50% के करीब हैं। अब इसी मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ लाने के लिए मुस्लिम चेहरे को उतारने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। ऐसा खबर आया है कि ऊपर से प्रेशर बनाया जा रहा है कि शामली सीट जो है वो कांग्रेस के पाले में आ जाए। इसके अलावा जब हम वोट परसेंट पे जाएंगे 2022 के विधानसभा चुनाव पर तो सपा और आरएलडी को उस समय 48.86 यानी 86%, 48.86% वोट मिला था, मतदान प्रतिशत रहा था। बीजेपी का अकेले 45.49 यानी लगभग 46% के करीब मतदान था। ये दोनों के बीच में जब हम फासला निकालते हैं, दोनों के बीच में जब डिफरेंस निकालते हैं तो लगभग 3% का आता है। अप्रॉक्स ले रहे हैं हम नंबर की 3% का आता है। बसपा को 3%, लगभग 4% के करीब वोट मिला था। ऐसे में सपा आरएलडी जो साथ में थी और बीजेपी जो अकेले थी उनमें जीत और वोट का अंतर जो था वो 3.37% का था। इस बार कहानी उलट इसलिए हो रही है क्योंकि अब आरएलडी जो है वो बीजेपी के साथ आ गई है। तो ऐसे में एक तो सीटों को लेकर ये कहानी भी कही जा रही है कि यहाँ से आरएलडी का ही उम्मीदवार उतरेगा क्योंकि मौजूदा समय में आरएलडी के विधायक जो है यहाँ से चुने हुए हैं। ऐसे में एक कहानी जो दूसरी है वो ये कि सपा इस सीट पर अकेली पड़ जाएगी। सपा जब इस सीट पर अकेली पड़ेगी तो फिर
वो वोट परसेंट जो आरएलडी के खेमे में गया था वो कैसे साथ में आएगा, क्योंकि कांग्रेस का तो यहाँ उस तरीके का जनाधार है नहीं जिस तरीके की बातें कांग्रेस कर रही है। लेकिन इसके इतर जो एक कहानी निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि कांग्रेस अब अपने मुस्लिम वोट बैंक को धार देने की कोशिश करी उत्तर प्रदेश में और किसी मजबूत मुस्लिम चेहरा को यहाँ से उतार कर इस सीट से अपने उम्मीदवार को जिताना चाह रही है। इसी की लड़ाई है सपा और कांग्रेस के बीच में। अब गणित देख लीजिए लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव का। 2022 में उस समय सपा और आरएलडी साथ में था। जब 2024 का लोकसभा चुनाव आता है तो बीजेपी को 91,772 वोट मिलते हैं और सपा को 80,497 वोट। शामली विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, शामली विधानसभा केवल क्योंकि वोटों का आंकड़ा बढ़ता है। हालांकि कैराना से सांसद इकरा हसन सपा की उम्मीदवार ही चुनी गई, लेकिन जो वोटों का गणित था लोकसभा चुनाव में वो बदल गया। लोकसभा में बीजेपी को 91,772 वोट केवल और केवल शामली से मिले और सपा को मिले 80,497 वोट। बसपा के पाले में गया 6,335 वोट। ऐसे में बीजेपी ने सपा को 11,230 वोटों से 2024 लोकसभा चुनाव में पीछे छोड़ा। अब कहानी ये बनती है कि 8,000 वोट से जो बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में हार गई थी वो 11,230 वोटों से लोकसभा के चुनाव में उस विधानसभा क्षेत्र में आगे निकल गई। यही कहानी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि इस बार इकरा हसन की सीट यानी इकरा हसन का जो लोकसभा क्षेत्र है वहां का जो विधानसभा सीट है उस पर समाजवादी पार्टी के लिए संकट है, अखिलेश यादव के लिए संकट है। अब एक और कहानी इसमें और निकल कर आई है जो और मुसीबत में डाल लिया अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को। वो कहानी एसआईआर की है। जब एसआईआर हुआ तो यहाँ से बहुत सारे नाम भी कट गए। लगभग बताया जा रहा है कि एसआईआर के बाद 27,450 वोटरों के नाम जो है उस क्षेत्र से कटे, यानी शामली विधानसभा क्षेत्र से कटे 27,450 वोटरों के नाम। मैंने बताया कि 8,000 जीत और हार का मार्जिन था। 8,000 वोटों से ये सीट जो है वो आरएलडी और सपा मिलकर जीती थी। आरएलडी के वहां पर विधायक 27,450 वोटर्स कम हुए एसआईआर में। 2026 में एसआईआर हुआ 2,84,554 वहां का पूरी आबादी बताई गई जो वोट प्रतिशत या मतदाता बताए गए। 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो 3,11,974 मतदाता थे, क्योंकि लोकसभा तक एसआईआर नहीं हुआ था। जब लोकसभा हो गया उसके बाद एसआईआर हुआ और 3,11,000 से ये जो मतदाताओं की संख्या है वो घटकर हो गई 2,84,524। तो ऐसे में अगर हम उस 8,000 को भी इस पे काट लें, 8,000 को भी कम कर लें तो 27,000 में से अगर हम 8,000 भी निकालते हैं तो लगभग 19,000 का वो फासला आता है कि 19,000 मतदाता अभी भी उस क्षेत्र से कम हुए हैं। अब यहाँ पर एक मजेदार कहानी ये भी है कि इस सीट पर, शामली के विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता 50% के करीब है, 50%। अब उस गणित को भी समझ लीजिए। देखिए मुस्लिम जो वोटर्स हैं उस सीट पर लगभग 80,000 के करीब है, 80,000 मुस्लिम मतदाता हैं। उसके बाद जाट आते हैं, जाट 68,000 हैं। केवल हम शामली विधानसभा की बात कर रहे हैं। हम आप आगे आने वाले और भी तमाम ऐसी वीडियोस में हम आपको अलग अलग विधानसभाओं की पूरी कहानी बताएंगे, पूरा जाति समीकरण बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उस सीट से कौन उम्मीदवार जीत सकता है, कौन प्रत्याशी, कौन दल, कौन सी पार्टी जीत सकता है। आप कौन से दल को या कौन सी सीट के बारे में विश्लेषण चाहते हैं अपना जवाब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन देखिए इस सीट की जब बात करते हैं तो यहाँ पर जाट 68,000 है, वैश्य 38,000, कश्यप 25,000 है, एससी के 25,000 वोट बैंक है, ब्राह्मण 23,000 के करीब है, गुर्जर 21,000 और सैनी 7,000 के करीब है। यानी सबसे ज्यादा यहाँ पर जिसकी आबादी है वोट प्रतिशत के हिसाब से, वोटों की संख्या के हिसाब से वो जाट और मुस्लिम की है। ये दोनों लोग मिलकर शामली में कौन जीतेगा उसकी जीत और हार का फैसला कर देते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसीलिए ये सीट हॉट बनी हुई है और इसीलिए कांग्रेस भी चाह रही है कि ये सीट हमारे पाले में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक ठीक ठाक है और जाट आबादी भी ठीक ठाक है। लेकिन मैंने कहा कि इस बार कहानी थोड़ी उलट हो गई है। उलट इसलिए हो गई है क्योंकि इस बार जो है बीजेपी के साथ आरएलडी आ गई है। बीजेपी के साथ आरएलडी एनडीए के गठबंधन में, जयंत चौधरी बीजेपी के साथ में। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जो इस समय प्रसन्न चौधरी जो है मौजूदा विधायक शामली सीट से, उनको टिकट मिल सकता है। एक कवायद ये भी है कि उनको टिकट मिल सकता है, लेकिन आरएलडी के ऊपर भी एक प्रेशर होगा। प्रेशर ये होगा कि वो बीजेपी जो 8,000 वोटों से ये सीट हार गई और पिछली बार जब आपका गठबंधन था समाजवादी पार्टी के साथ
और 8000 वोटों से हार गई। लोकसभा चुनाव में उस सीट का केवल, हालांकि लोकसभा तो हार गई वो क्षेत्र, लेकिन जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर 11000 ज्यादा वोट बीजेपी को मिले। तो आरएलडी के ऊपर भी प्रेशर है कि ये सीट बीजेपी भी ले सकती है, क्योंकि यहाँ से उनका भी उम्मीदवार जीत सकता है। इसलिए यहाँ की कहानी थोड़ी उलट हो गई है जब से बीजेपी और आरएलडी साथ आ गए। इसीलिए ये संकट के बादल अखिलेश यादव और इकरा हसन के ऊपर मंडरा रहे हैं। कैराना जो लोकसभा क्षेत्र है उसके अंदर 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से एक शामली विधानसभा सीट है। हमने बताया कि जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी साथ थे, तो जीत और हार का मार्जिन 8000 था। एसआईआर हुआ, एसआईआर के बाद 27000 नाम कट गए, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम नाम बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जब लोकसभा चुनाव आया तो 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट बढ़ता है उस विधानसभा क्षेत्र में। इसलिए ये बादल संकट के मंडरा रहे हैं। अब कांग्रेस यहाँ पर अपनी दावेदारी भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस का जो माजरा है वो ये है कि 780 वोट उनको पिछली बार मिले थे और इससे ज़्यादा नोटा को मिल गए थे। 799 लोगों ने नोटा का बटन दबाया था। तो कांग्रेस किस आधार पर उस सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक ऐलान, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुल मिलाकर कहा यह जा रहा है कि इस सीट पर दावेदारी करेगा कौन। क्या इस सीट पर अखिलेश यादव चाहेंगे कि उनका उम्मीदवार उतरे? क्या इस सीट पर कांग्रेस चाहेगी कि कोई मुस्लिम चेहरा उतरे? या फिर भारतीय जनता पार्टी आरएलडी के बीच भी थोड़ा सा घमासान होगा? भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि भाई साहब आप उस समय साथ में मिले थे इसलिए जीत गए, हम अकेले थे तब 8000 वोटों से हार गए और लोकसभा में हम आपसे आगे निकले हैं, तो ऐसे में ये सीट हमें दे दीजिए, हमारा विधायक यहाँ से जीत जाएगा। शामली इसलिए भी मजेदार है क्योंकि पश्चिमी यूपी की एक हॉट सीट है, और कैराना वैसे भी हॉट सीट है क्योंकि इकरा हसन जो है वहाँ से सांसद है। इकरा हसन की चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि दूसरे आजम खान खोजने की जो कवायद है वो समाजवादी पार्टी में जोर शोर से चली और इनका नाम सबसे आगे रखा जा रहा है बतौर मुस्लिम महिला के चेहरे के तौर पर भी और बतौर मुखर होकर बोलने वाली नेता के तौर पर भी। खैर देखना यही है कि शामली की जो विधानसभा सीट है यहाँ से जीत और हार मिलती किसकी है, लेकिन जो हमारा गणित कहता है वो ये कहता है कि इस बार अगर आरएलडी बीजेपी साथ में है, किसी का भी उम्मीदवार उतरे, बीजेपी का या आरएलडी का, जीत एनडीए के खेमे में ही जाएगी। आपको क्या लगता है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएगा और ऐसे ही तमाम विश्लेषण भरी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवादी। नमस्कार।